गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, भक्तिन का जो हमने पहला पार्ट पढ़ा था, पहले पार्ट में हमने भक्तिन के जीवन के 3 परिच्छेद जो हैं, परिच्छेद का मतलब होता है जीवन के 3 चरण। ठीक है बेटा। जो उसने पहला चरण जो उसका मायके से संबंधित था, दूसरा चरण जो ससुराल में उसके पति की मौत तक का था, और तीसरा चरण जब पति की मौत के बाद उसे ससुराल वालों के अत्याचारों को सहन करना पड़ा। जीवन के इन 3 परिच्छेदों के बाद भक्तिन के जीवन का चौथा परिच्छेद प्रारंभ हुआ, जब वह शहर आ गई नौकरी की तलाश में। लेखा कहना चाहती है कि भक्तिन, जिसने जीवन में कभी सुख नहीं देखा, जिसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था, जब वह पहली बार लेखिका से मिलने के लिए आई लेखिका के पास नौकरी के लिए, तब लेखा कहती है कि दुबले शरीर वाली, दुबले कमज़ोर शरीर वाली, कद काठी भी ज़्यादा नहीं थी, मध्य नॉर्मल थी, यानी सामान्य कद काठी वाली भक्तिन जो है, जिसने सिर का भी मुंडन करवा रखा था, सिर पर ऊपर से पूरी तरह से उसने धोती को मुंह को पूरे धोती से ढांप रखा था, धोती थी, गले में कंठी माला थी। ऐसे में उसकी उम्र जो है, लेखिका कहती है लगभग 48 वर्ष के आसपास रही होगी। लगभग 47-48 वर्ष की भक्तिन जो है लेखिका के पास जब पहली बार काम के लिए आती है, तब लेखिका कहती है कि वह अपने जीवन के बारे में सब कुछ लेखिका को बताती है। साथ ही वह अपना वास्तविक नाम लक्ष्मी भी बताते हुए कहती है कि अब वह अपने इस नाम से नहीं पहचानी जानी चाहिए, अर्थात वह अपना नाम बदलने की भी प्रार्थना, आग्रह लेखिका को करती है कि वह लक्ष्मी नाम अपना पसंद नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि उसके भाग्य में लक्ष्मी नहीं है, क्योंकि भाग्य की रेखाओं से वह लक्ष्मी से वंचित है, इसलिए वह चाहती है कि लेखिका उसे किसी अन्य नाम से पुकारे। लेकिन लेखिका कहती है कि नाम बदलने की अगर यह प्रथा होती तो सबसे पहले वह अपना ही नाम बदलती। क्यों? क्योंकि लेखिका का नाम भी तो महादेवी वर्मा था, अर्थात नाम जो है, नाम के अनुसार जीवन हो या नाम के अनुसार जीवन यापन हो, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है बेटा। लेखिका कहना चाहती है कि फिर भी लेखिका ने उसके वेश के अनुसार उसका नाम भक्तिन रख दिया। कवित्वहीन, लेखिका ने इस नाम को कवित्वहीन बताया, लेकिन फिर भी वो कहती है उन्होंने उसे भक्तिन नाम दे दिया। जब लेखिका ने प्रश्न किया क्या उसे खाना वाना बनाना आता है, तब उसने कहा कि हाँ, वह थोड़ी बहुत दाल और सब्जी रांध लेती है, इसका मतलब बना लेती है। ठीक है। और रोटी बना लेती है। बना लेती है का मतलब वो अपनी देश जो वहाँ की भाषा है, ठीक है बेटा, यूपी की, उसी भाषा में वह लेखिका से बात करते हुए सब कुछ बता देती है। लेखिका उसे अपने यहाँ सेविका के रूप में रख लेते हैं। लेखिका कहती है कि जैसे ही वह लेखिका के घर में आई, वैसे ही उसने अपनी सीमा जो है चौके की, वह निश्चित कर ली। उसने काले कोयले से एक मोटी सी रेखा चौके की खींच ली, जिसमें अब वह किसी का भी प्रवेश नहीं होने देना चाहती थी। उसके मतानुसार कि अब वह चौके में विराजमान हो गई, अभिषिक्त हो गई। लेखा कहती है चौके में अभिषिक्त होकर वह चौके की, यानी पूरे रसोई की मालकिन बन बैठी। लेखा कहती है जब उसने पहली बार खाना बनाया तो खाने में तो हालांकि सब्जी वगैरह बन सकती थी, घर में तरकारी भी की भी कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने गाढ़ी गाढ़ी दाल बनाई, दाल रांध दी का मतलब होता बना दी, और मोटी मोटी 1 अंगुल मोटी, लगभग काली चित्तेदार। लेखा कहती है जब उसने सबसे पहले खाना परोसा तो एक थाली में, फूलदार थाली में उसने टेढ़ी करते हुए थाली को, उसी में दाल डाल दी और उसी में 4 मोटी मोटी रोटियां रख दी। लेखा कहती है इस प्रकार से उसका खाना देना थोड़ा सा लेखिका को कुछ अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि यह काफ़ी हद तक सही नहीं था, क्योंकि लेखिका अपने घर में पाक कला के लिए जानी जाती थी। इसका मतलब लेखिका बहुत अच्छा खाना बनाने के लिए पहले ही निपुण थी। लेकिन अब लेखिका को लगने लगा था कि भक्तिन का साथ उसके लिए टेढ़ा होने वाला है। क्यों? क्योंकि भक्तिन जो थी वह
किसी को भी अब घर में रसोई में प्रवेश नहीं होने देना चाहती थी। अब लेखिका कहती है उसके द्वारा बनाया खाना ही सबको खाना पड़ा। लेखिका कहती है कि उसके लिए बड़ा टेढ़ा था ये सब, लेकिन फिर भी धीरे धीरे लोग सब के सब घर वाले जो थे वो उसके खाने से धीरे धीरे सब के सब एडजस्ट होने लगे। इसका मतलब क्या है, सब ने उसे अपने साथ धीरे धीरे उससे संबंध बनाने शुरू कर दिए, जिसके चलते वह अपने द्वारा कभी तो दलिया बना देती, तो कभी अपने पास से लाया हुआ गुड़ दे देती, तो कभी चटनी बना देती। यानी इस तरह से वह देसी चीज़ें जो हैं, ठीक है बेटा, वह तुरंत घर में बना देती और सबको वही खाना खाना पड़ता। लेखिका कहती है कि वह तो फिर भी खाना खाकर बाहर आकर भी खा लेती, लेकिन उसे अपने परिवार वालों की सेहत का थोड़ा सा ख्याल था। क्यों? क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि कहीं परिवार वाले जो हैं वह उससे परेशान ना हो जाएं। लेखिका कहती है कि भक्तिन धीरे धीरे वह उसके घर में थी एक किसके समान बन गई, जैसे घर में आने वाली धूप जो है, ठीक है बेटा, वह अब बिना कहे सुबह से शाम तक अपने आप आती और जाती है। ठीक ऐसे ही भक्तिन का भी उसके घर में धीरे धीरे अपने आप वर्चस्व बन गया। अर्थात वैसे तो नौकर जो हैं वो मालिक के इच्छानुसार कार्य करते हैं, मालिक के कहने से चले जाते हैं और मालिक के कहने से ही आते हैं, लेकिन भक्तिन ऐसी नहीं थी। क्यों? क्योंकि अगर लेखिका चाहे भी तो भी वह उसे छोड़कर जाने वाली नहीं थी। लेखिका कहती है कि भक्तिन जो है वह सेविका धर्म में हनुमान से प्रतिस्पर्धा करती है। इसका मतलब वह लेखिका का हर काम करती, हर तरह से वह धीरे धीरे लेखिका को कितनी ही कहानियाँ भी उसने, कथाएं भी उसने, लोक कथाएं अपनी ही भाषा की लेखिका को कंठस्थ भी करा दी। कितनी ही तरह की वो कहानियाँ सुनाती थी लेखिका को, जो उसने गाँव में सुनी होंगी बचपन से। ऐसे में धीरे धीरे लेखिका कहती है कि उसने हम सबको देहाती बना दिया। लेखिका पर भी उसके देहातीपन का प्रभाव पड़ गया, जिसके चलते लेखिका की भाषा में भी और लेखिका के साहित्य में भी देहातीपन उतरने लगा। ऐसे में भक्तिन ने कभी जी या हाँ बोलना नहीं सीखा। वो जब भी लेखिका पुकारती वह आए करके ही बोलती। लेखिका कहती है उसने कभी कलकत्ते का रसगुल्ला भी अपने मुंह में नहीं डाला, अपने पोपले मुंह में नहीं डाला, लेकिन उसने दूसरों को अपने बनाया हुआ खाना जो है वह खिलाया। घर वाले भी धीरे धीरे उससे जुड़ने लगे। लेखिका के साथ उसने जीवन के 50 वर्ष बिताए। इन 50 वर्षों में वह इस कदर उनके साथ रंग गई, क्योंकि भक्तिन बड़ी ही तर्कशास्त्रज्ञता में निपुण थी और हर कार्य में निपुण थी, कर्मठ थी, परिश्रमी थी, मेहनती थी। वह कोई मुश्किल से 2-4 बार ही अपने गांव गई होगी अपने बेटी और जवाई से मिलने के लिए, वरना तो पैसे पहुंचा देती थी। भक्तिन तर्कशास्त्रज्ञता में निपुण है, यह बात तब पता चलती है। लेखिका कहती है कि जब वह अपने द्वारा रखे हुए इधर उधर, लेखिका जब अपने पैसों को इधर उधर रख देती थी, तब भक्तिन उन पैसों को समेटकर किसी बर्तन में, भंडार गृह के किसी बर्तन में समाहित कर देती थी, यानी उसमें रख देती थी। और लेखिका के पूछने पर उसे चोरी भी नहीं बताती। क्यों? क्योंकि उसका मानना था कि अगर अपने ही घर के पैसे हो, उन्हें उठाकर कहीं रख दिया, संजो कर रख दिया, तो इसमें कौन सी चोरी हुई। इसका मतलब वह सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के समान भी नहीं थी। इसका मतलब लेखिका कहना चाहती है कि वह पूरी तरह से सत्य भी नहीं बोलती थी, लेकिन झूठ भी नहीं बोलती थी। इसका मतलब उसका मानना था कि वह तर्कशास्त्रज्ञता में निपुण थी कि कई बार लेखिका को उसका हर वीरवार को सिर का चूड़ा कर्म करवाना, नाई के बिल्कुल धुले हुए उस तरह से, गंगा जल से धुले हुए इस तरह से सिर का चूड़ा कर्म करवाना लेखिका को पसंद नहीं था। लेखिका उसे कई बार टोकती भी थी, लेकिन फिर भी उसका मानना था कि बड़े बड़े सिद्ध भी तो, ऋषि मुनि भी तो तीर्थों पर जाकर सिर मुंडवाते हैं, अगर उसने भी अपने सिर का मुंडन करवा लिया तो कौन सी बड़ी बात है। यानी वह तर्क, बात बात में तर्क देती थी। इस तरह से वह अपने धुले हुए वस्त्रों को तो शुद्ध बताती और लेखिका के धुले हुए वस्त्रों को भी सिलवटों से भर देती और उस पर गंगा जल छिड़कती और उसे दोबारा धोती। लेखिका कहती है कि धीरे धीरे उसने पूरे घर को भी इसी तरह से अपनी ही आदतों से भर दिया।
यानी अब सब घर वालों की आदतें भी धीरे धीरे और भाषा भी धीरे धीरे भक्तिन जैसी होने लगी, लेकिन भक्तिन पर उनकी भाषा का या उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। छात्रावास में भी लेखिका का साथ दिया उसने, क्योंकि पता हो तो बेटा महादेव वर्मा का जीवन भी बड़ा कठिन बीता था। वह अपने पति के साथ ज़्यादा समय तक नहीं रह पाई थी। पति से वियोग उसने भी सहन किया, जिसके चलते लेखिका कहती है कि छात्रावास में वह भक्तिन जो है लेखिका के साथ ही रही। छात्रावास में लड़कियां भी भक्तिन के साथ कई तरह से व्यंग्य करती, उसके साथ समय बिताती। वह छात्रावास में भी सबके द्वारा पहचानी जाती थी। लेखिका जब तक देर रात तक लिखती थी, तब तक वह भी बैठी बैठी लगातार जागती रहती, दरवाजे पर बैठ जाती और लेखिका के एक इशारे को, हर इशारे को समझ जाती। लेखिका जैसे ही किताबों की तरफ देखती, वह किताबों को पढ़ तो नहीं सकती थी, लेकिन किताबों को रंग से पहचान जाती थी। अलग अलग रंग की किताबों को वह तुरंत लेखिका के इशारे भर से ही, कभी लेखिका को चाय बनाकर पिलाती, तो कभी बीच बीच में लेखिका को भोजन भी खिलाती। इस तरह से जब तक लेखिका नहीं सोती, तब तक भक्तिन भी नहीं सोती। वह दरवाजे पर बैठ जाती और सुबह प्रातः सबसे जल्दी उठती। लेखिका कहती है कि भक्तिन ने उसका बहुत अच्छा से साथ निभाया, काफ़ी सहयोग भी किया। जब लेखिका की कोई पुस्तक प्रकाशित होती, तो भक्तिन उसमें मानो अपना सहयोग ढूंढती। वह उसे पढ़ नहीं सकती, लेकिन उसे उलट पलट कर देखती, मानो वह अपना योगदान देख रही है, उसमें ढूंढ रही है कि उसमें उसका खुद का कितना सहयोग है। वह बड़ी खुश होती और सबको, पूरे छात्रावास में सबको यही कहती फिरती। जब लेखिका उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करती, तो भक्तिन को ये पता नहीं था कि उत्तर पुस्तिका की जांच करना तो केवल और केवल लेखिका का ही कार्य है। लेकिन फिर भी वह सभी छात्रावास में सभी को यही कहती फिरती कि जाओ ज़रा मालकिन का हाथ बटाए लो, वो बेचारी तो सारा दिन किताबियन में गड़ी रहती है, तनिक ये ना हो तुमसे कि थोड़ा सा उसका हाथ बटा लो। इस तरह से वह कहती फिरती, लेकिन वह क्या समझे कि इसमें लड़कियां यानी छात्राएं क्या कर सकती हैं, क्यों? क्योंकि यह कार्य तो केवल और केवल लेखिका ही कर सकती है। लेकिन फिर भी वह सबको यह जताती फिरती कि उसे लेखिका की कितनी चिंता है, वह अगर वह ना हो तो कोई भी कार्य नहीं हो पाता। लेखिका ने एक बार अपने घर में रहने वाले सभी नौकरों के लिए, गाड़ीवान दाइयों के लिए पढ़ना जो है वो अनिवार्य कर दिया कि बिना दस्तखत के, बिना हस्ताक्षर के किसी को भी वेतन नहीं मिलेगा। इस पर सभी ने पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन लेखिका कहती है कि भक्ति जो है वो उनमें शामिल नहीं हुई। वह सबके बनावटों को देखती, सुधारती, उन पे नुक्ताचीनी करती, लेकिन खुद यही कहती कि अगर वह भी पढ़ने लिखने लगेगी तो घर कौन संभालेगा। इसका मतलब वही सब कुछ संभालती थी। ठीक है, इस तरह से वह दूसरों की बनावटों को सुधारती, लेकिन खुद उसने पढ़ना लिखना नहीं सीखा। लेखिका के ये सब कहने के बावजूद भी भक्तिन को तनिक भी बुरा नहीं लगता था। लेखिका कहती है कि उससे मिलने वाले लोगों की, आने वाले लोगों की कमी नहीं थी। बहुत अनेक लोग उससे मिलने के लिए अक्सर आते रहते थे। भक्तिन का उनके प्रति जो आदर भाव था वह उतना ही था जितना लेखिका के प्रति उन लोगों का था। इसका तात्पर्य लेखिका कहती है कि वह कवियों के या साहित्यकारों के, लेखकों के इतने बड़े बड़े नाम तो याद नहीं करती थी, लेकिन उनका अनादर भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह उन्हें उनके रंग रूप, उनके आदकार, उनके कद काठी, उनके वेशभूषा से ही उन्हें कहती थी कि वो आइलेट है जो गावत बजावत फिरत है, यानी कि जो गाने बजाने वाला है हर समय, वह आपसे मिलने आया है। इस तरह से लेखिका कहती है कि दूसरों के प्रति भक्तिन का आदर भाव भी उतना ही था जितना मेरा था। ठीक है बेटा, मेरे प्रति उनका था। इससे लेखिका कहती है कि भक्तिन के बारे में पता चलता है कि भक्तिन कितनी समझदार थी। साथ ही लेखिका यह बताती है कि जब देश में आंदोलन छिड़ा हुआ था, उस आंदोलन के तहत छात्रावास से कितने ही बच्चे जो थे, लड़कियां जो थी, वह आंदोलन के चलते जेल जा रहे थे बच्चे। ऐसे में वह यही कहती कि
आजकल के तनक तनक से बच्चे यानी छोटे छोटे से बच्चों को भी जेल में डाला जा रहा है। क्या घोर कलयुग आ गया है, क्या ज़माना आ गया है। क्यों? क्योंकि उसके अनुसार तो ये सब गलत था। वह जेल से बहुत डरती थी, वह जेल जाने से ही डरती थी। जब उसे पता चला कि लेखिका को भी जेल जाना पड़ सकता है, तब लेखिका ने भक्तिन को कहा कि वह अपने गांव चली जाए, लेकिन उसने गांव जाने से मना कर दिया, अपने बेटी और जमाई के साथ जाने से मना कर दिया। लेखिका कहती है कि जब उसे पता चला कि लेखिका को गांव जेल जाना पड़ सकता है, तभी उसने आग्रह किया भक्तिन ने कि वह उसके साथ उसी के गांव चले, यानी लेखिका उसके साथ गांव चले और गांव में ही रहे। वह उसके लिए गांव में ही सारे इंतज़ाम कर देगी। छीके पर किताबों को लटका देगी, कागज़ रख देगी, ठीक है बेटा। पुआल से उसके लिए बिस्तर बिछा देगी, ठीक है बेटा। दीवार में खूंटी लगाकर उसके कपड़े लटका देगी। इस तरह से उसके लिए सारे इंतज़ाम घर में ही कर देगी, अपने घर में ही, गांव में ही, और उसके साथ जाकर गांव में रहे। इस पर लेखिका ने कहा कि उस कब तक वहाँ गुजर बसर करेंगे। इस पर वह लेखिका के कान में आकर फुसफुसाते हुए कहती है कि उसने 5 बीसी और 5 रुपये जोड़े हैं। इसका मतलब उसके लिए वो बहुत धन है, ठीक है बेटा। वह इतनी भोली है कि उसने अपने पास संचित धन के बारे में भी लेखिका को बता दिया और बता दिया कि वह उसी से गुजर बसर कर लेगी। लेकिन लेखिका कहती है वह इतनी भोली है कि उसे ये भी नहीं पता कि इतने पैसों से कैसे गुजर बसर होती है। ऐसे में वह लेखिका के साथ जेल भी जाने को तैयार हो जाती है, लेकिन लेखिका का साथ नहीं छोड़ना चाहती। वह लेखिका के लिए बड़े लाट साहब से, लाट साहब का मतलब है, उसका मतलब था कि अंग्रेज अधिकारियों से भी लड़ने को तैयार है, ठीक है बेटा। ऐसे में लेखिका कहती है कि भक्तिन जो है वो कुछ समय और जीवित रह जाती तो शायद वह अपने जीवन के 100 वर्ष भी पूरे कर जाती। इसका तात्पर्य 50 वर्षों का भक्तिन का साथ जो है लेखिका के लिए बड़ा ही स्मरणीय रहा है। 50 वर्षों का साथ, ठीक है बेटा। इसका तात्पर्य लेखिका की मृत्यु, भक्तिन की मृत्यु जो है वो लगभग कितने वर्ष में हुई होगी? लगभग मानती हूँ मैं, ठीक है, कि 98 के आसपास रही होगी। क्यों? क्योंकि कुछ वर्ष का, यानी कुछ वर्ष का मतलब 1-2 वर्ष और अगर वो जीवित रह जाती तो शायद वह जीवन के 100 वर्ष पूरे कर जाती। उसने 50 वर्ष भक्तिन के साथ लेखिका के साथ बिताए थे। ऐसे में लेखिका की उम्र जब भक्तिन आई होगी, तब लगभग लेखिका की उम्र भी 25 वर्ष रही होगी, क्योंकि भक्तिन की मौत के समय लेखिका कहती है कि उसकी उम्र 75 वर्ष की थी, ठीक है बेटा। मैंने भक्तिन ने लंबे समय तक लेखिका का साथ भी निभाया, छात्रावास में भी लेखिका का सहयोग किया, उसके हर कार्य में, हर चीज़ में उसका साथ निभाया। इस प्रकार से यह पाठ जो है भक्तिन के संस्मरण में जो सेविका के रूप में हनुमान से कम नहीं रही, ठीक है बेटा। लेखिका ने इसमें भक्तिन का ही वर्णन किया है। धन्यवाद।